हेलो चिंटू लाल, क्या हाल चाल है मेरे भाई? बढ़िया। आज जो है अपन रोटेशनल मोशन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू का। आई होप सेंटर ऑफ मास तक आपने कर चुके होगे, है ना, और सोल्यूशन भी देख चुके होगे। मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ या ऐसा विश्वास कर पा रहा हूँ कि आप कर रहे हो और कड़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगातार टेस्ट और लगातार टेस्ट का एनालिसिस करते रहिए। अभी जो टेस्ट होने वाला है आपका 17 को 19 को, है ना, भयंकर तरीके से दो, बढ़िया मार्क्स उठाने की कोशिश करो, ओके। और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो ताकि जा करके फोड़ के आओ एग्जाम में, राइट। चलिए शुरू करें रोटेशनल मोशन का डिस्कशन। चिंटूज, रोटेशनल मोशन का डिस्कशन शुरू किया जाए। बहुत बेसब्री से इंतजार था तुम्हें, आई थिंक, रोटेशनल मोशन का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्टिक्स का करने के लिए, मैं कमेंट देख रहा था, तो ऑप्टिक्स का भी जो सीक्वेंस बना है ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, तो ऑप्टिक्स का भी आ जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। टॉपिक्स क्या है आज? डिस्कशन ऑफ पीवाईक्यूज, डिस्कशन ऑफ पीवाईक्यू। चैप्टर नेम क्या होगा? इट इज व्हाट? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। क्लियर बात? सबको समझ में आ रहा? चलो शुरू करें। देखना रोटेशनल मोशन का क्या है कहानी, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 धाकड़ क्वेश्चन, देख करके डर लग रहा होगा, क्या क्या करें सर, क्या करें क्या करें, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब मैं हूं यहाँ बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक डिस्क है, सबसे पहले तो एक सिलेंडर है अपने पास, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, हेमिस्फीयर, ऐसा हेमिस्फीयर पार्ट, ठीक है, लाइक दैट। हाँ ठीक है। अब इसका मास प्लस इसका मास मिला करके आपको दे रखा है कि टोटल दोनों का मास एम है ना। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। आई होप इतना तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि भाई पूछा क्या गया हमसे। बस कंफ्यूजन ये है कि मास दोनों को कंबाइन करके दे रखा है, और अगर हम सोल्व करने शुरू करें तो थोड़ा दिक्कत आएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन हम नेट डेंसिटी निकाल लें। क्या करें? नेट डेंसिटी निकाल लें, ठीक है। तो नेट डेंसिटी क्या होगा? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इनटू, अगर नेट डेंसिटी आ गया और पार्टिकुलर एलिमेंट के वॉल्यूम को हम अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट का मास आ जाएगा, और उसके बाद हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? शुरू करिए, किया जाए मेरा लाल। अब टोटल मास एम दे रखा है, टोटल मास एम दे रखा है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा चिंटू? टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई ऑफ आर क्यू, 1/2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई ऑफ आर क्यू। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू, अगर हम लिखे हैं तो मास अपॉन दिस इज 2/3 पाई आर क्यू, दिस इज 2/3 पाई आर क्यू, 2/3। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 2/3 टाइम्स ऑफ पाई आर क्यू प्लस ऑफ पाई आर स्क्वायर एल, पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू एल, पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू एल, ओके। तो रो का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 2/3 पाई आर क्यू, अगर पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें
तो 2/3 टाइम्स ऑफ आर प्लस एल, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3L आ जाएगा, और बाकी 3 जो है यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसको अपन डिलीट कर दें तो आ जाएगा 2R प्लस 3L अपॉन पाई आर स्क्वायर। मतलब ये डेंसिटी अपने पास क्या आ गया, डेंसिटी आ गया कि 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2R प्लस ऑफ 3L। ठीक है, ये डेंसिटी आ गया। हाँ, अब हम क्या करें, पार्टिकुलर एक एक एलिमेंट का क्या करें, डेंसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। इस हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 इंटू एम डैश इंटू आर स्क्वायर, 2/5 एम डैश इंटू आर स्क्वायर। तो एम डैश कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2/5 है ना, डेंसिटी है 3m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2R प्लस ऑफ 3L इंटू ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम कितना आएगा भाई, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ये मास आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को चिर दिया, यहाँ बच गया आर, आर बच गया आर, है ना, और 3 ने 3 को चिर दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 2/5 m इंटू 2 आर क्यू, 2/5 टाइम्स ऑफ m अपॉन 2R प्लस 3L, 2R प्लस ऑफ 3L इंटू 2R स्क्वायर इंटू 2R स्क्वायर, इसको हम 4R स्क्वायर लिख दें, 4R स्क्वायर आर स्क्वायर, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अब हम इसका निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 2। सिलेंड्रिकल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। सिलेंड्रिकल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। तो mr स्क्वायर बाई 2, m क्या लिखेंगे बेटा, m को लिखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 3m बाई डेंसिटी डिवाइड इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा। डेंसिटी है कितना 3m, दिस इज 3 इंटू m 3m पाई आर स्क्वायर इंटू 2R प्लस ऑफ 3L, 2R प्लस ऑफ 3L है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर एल इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को चिर दिया। ठीक है, तो आ गया अपना 3m आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2R प्लस ऑफ 3L, 3m आर स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2R प्लस ऑफ 3L। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये 2 भी तो है, इंटू 2 है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 2 10, और ये वाला तो कॉमन है, तो 2R प्लस ऑफ 3L। ठीक है, बच जाएगा 4 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 mr स्क्वायर प्लस ऑफ mr स्क्वायर नहीं mr क्यू, ये r बचा हुआ था ना, तो r स्क्वायर ये क्यू हो जाएगा, सॉरी mr क्यू है ना, प्लस ऑफ 5 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंटू 3 15 mr स्क्वायर इंटू एल, राइट। तो नेट कितना आ जाएगा, अगर mr स्क्वायर कॉमन ले लो आप तो बच जाएगा 8R प्लस 15L, mr स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ जाएगा mr स्क्वायर इंटू 8R प्लस 15 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2R प्लस ऑफ 3L, 2R प्लस ऑफ 3L। ठीक है, ये आ गया L का वैल्यू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या आ गया, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ऑप्शन चेक करो, आप ऑप्शन चेक करो, mr स्क्वायर 8R प्लस 15L, ऑप्शन
बी जो है mr² 15l + 8r अपॉन 3l + 2r, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सा डेंसिटी को इक्विवेलेंट करके आप कर सकते थे, बट वैसे अगर इंडिविजुअल सॉल्व करते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता, है ना। इसलिए अपन को एक कॉमन डेंसिटी निकालना था मास बाई वॉल्यूम से, बस, और कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं था इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg moves along a path given by the relation r vector equal to 2 cos omega t I cap plus 3 sin omega t j cap, then the torque on the particle about the origin is, टॉर्क ऑन द पार्टिकल। तो टॉर्क होगा क्या, टॉर्क जो होगा एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, और एफ क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, अब अगर हमारे पास पोजीशन दे रखा है जो फंक्शन ऑफ टाइम, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 2 cos ऑफ ओमेगा टी जे कैप प्लस 3 साइन ऑफ ओमेगा, सॉरी ये आई कैप है, ये आई कैप है, ठीक है, ओमेगा टी आई कैप प्लस 3 साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा कॉस का, कॉस ओमेगा टी साइन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ये आई कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब डी स्क्वायर आई आर बाई डी टी स्क्वायर करे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर, वापस से कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ 3 ओमेगा स्क्वायर, ये साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स ऑफ जे कैप। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर जो है क्या, माइनस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू, सॉरी सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लें, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप माइनस, सॉरी प्लस 3 साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, राइट। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या पोजीशन वेक्टर है, आर ही, हाँ आर वेक्टर ही है। तो इसका मतलब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर जो है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब एक्सेलरेशन वेक्टर को ही आर वेक्टर से क्रॉस करना है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, 0। तो टॉर्क कितना आएगा, 0। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आंसर क्या होगा, डी, डी शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ओके चिंटूस, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है क्या? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A particle of mass 0.2 kg moves along a path given by the relation r vector equal to 2 cos omega t I cap plus 3 sin omega t j cap. Then the torque on the particle about the origin is, torque on the particle about the origin, origin के about torque क्या होगा, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अगला सवाल चलते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r is lifted using a string as shown in the figure। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक स्ट्रिंग से इसको लिफ्ट किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमसे कुछ पूछा गया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, शुरू करते हैं, चलिए आइए। भाई साहब ऐसा करो, यहाँ पे एफबीटी अगर बनाओगे, आप एफबीटी बनाओगे तो क्या क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन
ये अगर मैं बात करूं कि ये इसको अपन T1 मान लें, तो ये T1, ये लग रहा है T2, ये लग रहा है नीचे नीचे mg, T1 T2 और mg ना। बहुत बढ़िया, T1 T2 और mg। तो अगर पहले नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स T1 प्लस T2 माइनस mg दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। तो T1 कितना है, mg/2 प्लस T2 कितना है 3mg/2 माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू ACM। तो mg जो है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना है, g किधर, अपवर्ड, g किधर है, अपवर्ड है। तो इट लीनियर एक्सेलरेशन इज g इन अपवर्ड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर टॉर्क होता क्या है वैसे, टाउ जो होता है dl/dt की होता है ना। तो टाउ dt जो है यही dl होता है ना। तो हमें एंगुलर मोमेंटम की पूछा गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा पूछा गया। तो नेट टॉर्क कौन लग रहा है, एक तो 3mg/2 इंटू r ये किधर घुमाएगा, इधर, तो एक एंगुलर मोमेंटम ये, एक ये माइनस mg/2 इंटू r, ये i इंटू अल्फा, i कितना होगा, डिस्क है, तो mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया 3mg माइनस mg 2mg/2 इंटू r जो है mr²/2 इंटू अल्फा के बराबर होगा ना। r ने r को चिर दिया, m ने m को चिर दिया, 2 ने 2 को चिर दिया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 2g/r के बराबर। क्या ऐसा दे रखा है, तो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन 2g/r, सही बात है। चलो, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज mgr। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, dl/dt होता क्या है, dl/dt होता है टाउ। तो टाउ है एक्चुअल में कितना आ रहा है भाई, टाउ देख लो 2mg 3mg/2 माइनस mg/2 इंटू r, ये m इंटू g/2 इंटू r, ये आ जाएगा mg इंटू r। तो dl बाई नेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है mg इंटू r के बराबर है। तो a, c और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट, राइट, क्लियर है सब, ठीक है। अब अगले सवाल क्यों चले, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्म थिन ऑफ रॉड 4a + 2πa एंड मास 4m + 2πm। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इज बेंट एंड फैब्रिकेटेड टू फॉर्म ए स्क्वायर सराउंडिंग बाय ए सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, सेंटर के अबाउट। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि टोटल लेंथ 4a है, तो ए और ए, इसका टोटल लेंथ 2πa है, तो 2πa/4, 2πa डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो बच जाएगा πa/2, है ना। तो एक का लेंथ कितना होगा, πa/2। अगर टोटल लेंथ 2πm है, 2πm है मतलब 2π, a का लेंथ है 2πm, तो 2π ने 2π, तो a का लेंथ हो जाएगा m, और तो यहाँ से a का लेंथ हो जाएगा m, तो इसका मास कितना हो जाएगा, लेंथ हो गया πa/2 और मास कितना हो जाएगा πm/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सेंटर के अबाउट कितना होगा, तो ये रिंग है, हाफ रिंग, तो होता है mr²। तो mr² कितना, m कितना है πm/2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r शुड बी इक्वल टू, दिस इज टोटल लेंथ a, r का वैल्यू a/2 होगा, तो a/2 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर आ रहा है, तो πm/2 a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये डिस्टेंस है कितना, यहाँ से डिस्टेंस है, इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये भी a/2 है, तो प्लस
पाई एम बाई टू एम इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक ये इस पार्ट का, इसके अबाउट कितना आ गया, पाई एम बाई टू, पाई एम डिवाइडेड बाई टू इंटू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 4, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पाई एम बाई टू इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 2 ने 2 को चिर दिया तो पाई एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया अपना, क्या आ गया, एक पार्ट का इसका। तो ऐसे 4 है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 आ गया। तो पाई एम ए स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चारों का, इसका भी और इसका भी। अब बच गया ये पार्ट तो ये हमको मालूम है। इसके बाद कितना होता है, एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अब इससे यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ए बाई टू प्लस एम इंटू ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब ये 12 एलसीएम ले लें, एम ए स्क्वायर प्लस ऑफ 3m ए स्क्वायर, 3m ए स्क्वायर, इसका मतलब 4m ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, मतलब m ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ये आंसर आएगा। अब इस सिर्फ एक रड का आया है, एक रड का तो 4 रड है तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4m ए स्क्वायर बाई 3। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, इन चारों का और इन चारों का टोटल कितना आ जाएगा, उसका चारों का है 4 टाइम्स ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 3, ये स्क्वायर का है, प्लस कर्व वाला पाथ का आ जाएगा पाई एम ए स्क्वायर, ये क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था तो पाई एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें, एम ए स्क्वायर, तो एम ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4/3 प्लस ऑफ पाई, तो m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू 4 प्लस ऑफ 3 पाई बाई 3। ये जो है अपना परफेक्ट आंसर होगा और इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात सबको। अगले सवाल की ओर चला जाए, क्या बोला है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या है भाई, थिन एनुलर मेटल डिस्क ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस R1 and R2 respectively is freely suspended by a point A on its outer circumference. The length of the corresponding equivalent simple pendulum is। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट एक सिंपल पेंडुलम का लेंथ क्या होगा। ठीक है, एक एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क का क्या है, 2 तरीके का कॉम्बिनेशन है उसमें। कैसा कॉम्बिनेशन है, 2 तरीके का, कैसा भाई, एक डिस्क है जिसका एक का रेडियस R2 दे रखा है और एक का रेडियस R1 दे रखा है, हाँ R1 दे रखा है। अब ये ठीक है, ये जो है अपने पास ये है R1 और ये जो है ये है R2 ना, ये R1 ये है R2। ओके, अब मैं अगर बोलूं कि ये जो है डिफरेंट पार्ट है, थोड़ा सा अगर इसको जो मैं कलर भरना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, हाँ हो गया। और ये जो है अरे ठीक है, ये है कहानी, राइट, इस तरीके से डिस्क है। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, m R स्क्वायर
r1 स्क्वायर प्लस बाई 2 m2 r2 स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा। m1 r1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m2 r2 स्क्वायर बाई 2, है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली हम लिख क्या सकते हैं, या m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2, किसके अबाउट, किसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट। अब किसी ये इस पॉइंट पे हिंज है, इस पॉइंट पे हिंज है, वो कौन हिंज है, इस पॉइंट पे हिंज है, इस पॉइंट पे हिंज है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से हम छोड़े तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसके अबाउट, तो वो वही इक्वेशन ऑफ टॉर्क आई अल्फा के अकॉर्डिंग होता है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने पड़ेगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे, तो प्लस ऑफ m इंटू r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2, इस मीन्स m इंटू r1 स्क्वायर प्लस ऑफ r2 स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको अपन 2r2 प्लस r2 को 3r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब जब थोड़ा सा एंगल नीचे लेकर के आए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, और टॉर्क होगा कितना, एम जी इंटू r2, एम जी इंटू r2 साइन थीटा, है ना भाई। ये तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये एम जी साइन थीटा लगेगा ना इधर, एम जी साइन थीटा, तो एम जी इंटू r2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आई इंटू अल्फा के बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा को अल्फा एम जी इंटू r2 इंटू साइन ऑफ थीटा को थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, और आई को हम लिखेंगे m इंटू r1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और अल्फा को ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो m ने m को चिर दिया, थीटा ने थीटा को चिर दिया। अगर हम बात करें किसकी, ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है GR2 डिवाइडेड बाई 2GR2 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2GR2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस ऑफ R1 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर, राइट। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई नहीं। अब टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें हम, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो अंदर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GR2। अब फॉर पेंडुलम के लिए कितना होता है, पेंडुलम, फॉर पेंडुलम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, और ये अगर उसके इक्विवेलेंट है तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2 इंटू जी के बराबर होगा। तो रूट जी तो कैंसिल हो गया, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो एल का वैल्यू स्क्वायर करोगे आप तो आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2 के बराबर। तो सही आंसर जो है क्या हो जाएगा बाबा, सही आंसर आ जाएगा बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट चिंटूस। अगला सवाल की ओर चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 पॉइंट मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द लाइट रिजिड रड ऑफ लेंथ L। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। ज्यादातर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया हुआ है, मतलब
अगर तुम 13 से लेकर के 16 तक अब तक जो क्वेश्चन किए अपन, उसमें लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप दे करके बनाया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन किया गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट एक बार ढंग से कर लेना, जितने भी तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज वाले हैं वो ध्यान में रहना चाहिए, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना ताकि क्वेश्चन, अभी तुम देखोगे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तुम देखना अभी आएगा। ठीक है, 2 point mass m1 and n2 are connected at the end of a light rigid rod of length L. The moment of inertia of the system about an axis through their center of mass and perpendicular to the rod is, दो सेंटर ऑफ मास, 2 पॉइंट जो है एक रड पे इस तरीके से रड पे है। ठीक है, इसका मास हम बोलेंगे m1 है, इसका मास क्या बोलेंगे m1 है, इसका मास क्या बोलेंगे, इसका मास जो है वो m2 है। ठीक है, अब यहाँ से ये लेंथ, दोनों के बीच का लेंथ कितना दे रखा है, दोनों के बीच का लेंथ दे रखा है बेटा l, l कितना है, l के बराबर। ठीक है, ये लेंथ l दे रखा है, l दे रखा है। ओके, बात करते हैं, इसको हम ओरिजिन मान लें, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, तो सेंटर ऑफ मास की कहाँ पे आएगा, तो m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2, ये एक्सीएम की बात हो रही है, एक्सीएम यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ से कहीं इधर। ठीक है, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इससे इसका डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, तो ये लेंथ कितना आएगा l माइनस m2 l अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, तो m1 l प्लस ऑफ m2 l माइनस ऑफ m2 l डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2 l कट गया, तो आ जाएगा m1 टाइम्स ऑफ l डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2, m1 टाइम्स ऑफ l डिवाइड बाई m1 प्लस ऑफ m2, राइट, m1 प्लस ऑफ m2। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें हम निकाल ले, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, तो इस सेंटर के अबाउट इस पॉइंट का, तो m1 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है m2 l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m2 l अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 इंटू m1 l अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप m1 m2 का स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर करोगे, तो और m1 m2 l स्क्वायर अगर कॉमन ले लें ऊपर, तो बच जाएगा m1 प्लस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ऑफ m2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो i जो है वो आ जाएगा m1 m2 l स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस ऑफ m2, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर कहीं दे रखा है m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, द बॉम्बे शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट, क्लियर है सबको क्लियर है? अरे हाँ कि ना बोलो भाई, अरे हाँ कि ना बोलो यार। अगले सवाल की ओर चलें, क्या बोल रहा है, कंसीडर 2 पॉइंट मास, सेम क्वेश्चन 2016 में जो क्वेश्चन आया था एज इट इज सेम क्वेश्चन 2017 में आया, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सीधा दिख रहा है, बी होगा बॉम्बे। यहाँ भी वही आ रहा था ना, m1 m2 पर m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, यहाँ भी वही है आएगा, आर नोट लेंथ के से है, तो यहाँ आर नोट का स्क्वायर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉम्बे। ठीक है, क्लियर बात। अभी तुम और जादू देखो क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये, a string of length L tied to the top of the pole carries a ball at its other end as shown. On giving the ball a single hand blow perpendicular to the string, it acquire an initial velocity v0 in the horizontal plane and move in a spiral of decreasing radius by curling its
self around the pole. Therefore the instantaneous center of revolution of the ball is point of contact of the string with the pole at that instant. Instantaneous center of rotation क्या हुआ कि अभी जब जैसे जैसे रोटेट कर रहा है तो इसी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। रस्सी हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा जिस पॉइंट के अबाउट वो कांटेक्ट होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना? ठीक है। अब अगर हम बात करें द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व होगा क्या? इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की बात ही नहीं है। अगर कोई फोर्स ना होता, ग्रेविटेशन के कारण टॉर्क तो लग रहा है ना इधर। अगर ये mg लग रहा है तो जो भी लेंथ होगा r2 r1 जो भी होगा, धीरे धीरे उसके कारण वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो आंसर ए भी सही होगा और सी भी सही होगा। ये बात आपको समझ में आनी हम चाहिए, ठीक है। टॉर्क किसका लेगा? mg का टॉर्क लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड ड्रम of radius r and mass m rolls without slipping down a plane inclined at an angle of theta. Its acceleration along the plane is। भाई ये तो बचपन से क्वेश्चन करते आ रहे हो तुम करते ही आ रहे हो, ठीक है। ये जो है ड्रम है, ड्रम इसको इधर लेके आ जाए ऐसे, ठीक है। ड्रम चल रहा है कैसे? इस पे ड्रम चल रहा है, और ड्रम जब चल रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर। कौन सा फोर्स? mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, ये बात आपको मालूम है। रोलिंग के केस में जब भी इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग होता है, फ्री रोलिंग है ना, फ्री फॉल सिर्फ ग्रेविटी के अलोंग में, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखना भी चाहिए, नहीं है तो रख लो, है ना। उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ना, वो एक क्लास एक्सप्लेनेशन मैं अभी देने नहीं जा रहा हूँ। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बस नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। और एक और टॉर्क अबाउट, किसी सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख लें तो एफ इंटू आर जो है आई इंटू अल्फा के बराबर होगा। तो एफ आर दैट शुड इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, है ना। आर ने आर को चिर दिया तो एफ का वैल्यू एम इंटू अल्फा आर डिवाइडेड बाई 2। अल्फा आर का वैल्यू हम ए लिख सकते हैं, ए। तो एफ का वैल्यू हम एम टाइम्स ऑफ ए बाई 2 होगा भाई, एम टाइम्स ऑफ ए बाई 2। एफ का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखो तो हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा माइनस एम ए बाई 2 दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, ये भी ए सी एम ही है। तो mg साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू सॉलिड ड्रम है ना, हाँ ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये 3m ACM डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। m ने m को चिर दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो 2g/3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2g/3 साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा होगा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी तो रहेगा ही ना, कहाँ जाएगा भाई वो, कहाँ जाएगा? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ठीक है। अगले सवाल क्या है? अगला सवाल है अपने पास, a uniform circular disc rotating at a fixed angular velocity omega about an axis normal to its plane and passing through its center has a kinetic energy E. If the same disc rotate about with an angular velocity 2 omega about a parallel axis passing through the edge, its kinetic energy will be। इसका kinetic energy कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके भाई, सवाल क्या है कि एक डिस्क है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट प्लेन पासिंग थ्रू दिस प्लेन सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है बेटा, ओके। और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, है ना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है।
ये रेडियस आर, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो किसके बराबर, ई के बराबर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लिख दें। अब इसी डिस्क को इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं 2 ओमेगा वेलोसिटी से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई डैश, राइट। तो ये ई कट गया, 1/2 कट गया, तो I1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना होगा पापा, I2 शुड बी इक्वल टू, I2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2, ये डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 4, तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगा, दैट इज इक्वल टू ई बाई ई डैश, है ना। सब कट गया। सॉरी ये गलत है, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, है ना, तो 3/2 mr स्क्वायर आएगा, दिस इज 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर, है ना। और I1 का वैल्यू कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 कट गया, ओमेगा स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो बच जाएगा 1/12 जो है ई बाई ई डैश के बराबर, तो ई डैश का वैल्यू जो है 12 टाइम्स ऑफ ई के बराबर आ जाएगा, क्लियर बात, 12 टाइम्स ऑफ ई के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर बात, सबको समझ में आ रही है, ओके। अगले सवाल की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है लार्ज हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म डिस्क can rotate freely about a rigid vertical axis passing through its center O. A man stands at rest at edge of the disk at point A. The mass of the disk is 22 times the mass of the man. The man start moving along the edge. The edge of the disk. When he reaches A after completing one rotation relative to the disk has टर्न थ्रू, कितना डिस्क मूव करेगा, मतलब समझ रहे हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा डिस्क है, लार्ज डिस्क है, हाँ बहुत बड़ा डिस्क है, ठीक है। इस पे एक आदमी जो है, चिंटू आदमी, तुम्हारे जैसा चिंटू आदमी, इसके अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू किया, ठीक है। इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है और इसके अबाउट वो रोटेट करना शुरू किया, क्लियर बात, ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आदमी बैठा पड़ा है, खड़ा पड़ा है, अब ये रोटेट करना शुरू किया, इस पॉइंट पे रोटेट करते ये ए पे आ गया। जब ये रोटेट इधर कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो डिस्क इधर चल रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ठीक है, क्लियर बात। तो इंटरनल फोर्स नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल है वही फाइनल होगा। तो इसके अबाउट मास कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसके अबाउट का, अगर इसका मास m है तो इसका मास 22 टाइम्स ऑफ m है, ठीक है। तो अगर ये भी से चल रहा है, तो m भी r, m इंटू v इंटू r, ये 22m इंटू v डैश इंटू r के बराबर, मतलब 22m नहीं बोल सकते, आई ओमेगा के बराबर बोलेंगे, है ना, आई इंटू ओमेगा के बराबर। आई कितना होगा बॉस, आई हो जाएगा एम भी आर दैट इज इक्वल टू आई हो जाएगा 22 मास एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। और इसको अपन ओमेगा 1, ये v बाई आर को ओमेगा 2 लिख सकते हैं, v बाई आर को अपन ओमेगा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एम कट गया, आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो v को ओमेगा 2 इंटू आर दैट इज इक्वल टू
22/2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 इंटू आर के बराबर होगा। मतलब ओमेगा 2 इंटू आर जो है ये 11 ओमेगा 1 इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है, 11 ओमेगा 1 इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा तो अब मैं बोलूँ कि ओमेगा 1 इंटू टी, ओमेगा 1 इंटू टी प्लस ओमेगा 2 इंटू टी जो है दोनों मिलकर के 2 पाई चलेंगे, दोनों मिल करके 2 पाई चलेंगे। तो ओमेगा 1 को हम क्या लिखेंगे, वी बाई आर इंटू टी प्लस ओमेगा 2 इंटू टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, और इसके लिए अपन इस पॉइंट का क्या किया जाए, ओमेगा 1 इंटू टी प्लस ओमेगा 2 इंटू टी मिल करके 2 पाई चल रहा है, तो टी इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जो है 2 पाई चलेंगे। तो ओमेगा 1 का वैल्यू अपने को मिला है, ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है, तो ये जो ओमेगा 2 इंटू आर है ये इसको अपन भी बाई आर लिख, ओमेगा 2 इंटू आर जो है इसको भी लिखेंगे भी, और ओमेगा 1 इंटू आर, ओमेगा 1 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 11 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 इंटू आर है, तो ओमेगा 1 को भी बाई 11 आर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, है ना। तो ओमेगा 1 जो है भी बाई 11 आर आ गया, तो टी इंटू ओमेगा 1 को भी बाई 11 आर प्लस ओमेगा 2 को क्या लिख दे, ओमेगा 2 को भी बाई आर दैट इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। तो सोल्व करेंगे आप तो ये आपको आ जाएगा 11 आर एलसीएम ले लो, 11 आर प्लस 12 वी, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो टी इंटू भी बाई 11 आर जो है 2 पाई बाई 12 के बराबर आ गया, तो पाई बाई 6 के बराबर है। अब भी बाई 11 आर जो है ओमेगा 1 है, भी बाई 11 आर ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 इंटू टी करेंगे, दिस इज टी इंटू ओमेगा 1 आ गया, तो टी इंटू ओमेगा 1 को पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री के आसपास, तो आंसर आ जाएगा आगरा जो है 30 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर बात, ठीक है, आगे बढ़े जाए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सेम क्वेश्चन जो अभी 2020 में आया, कब आया था, पिछले बार कब आया था, आप चेक करो, मैंने अभी सोल्व किया है, जस्ट सोल्व किया है, हाँ पहला 2013 में, 2013 वाला क्वेश्चन एज इट इज 2020 में है, एज इट इज तुम चेक कर सकते हो, देखो 2020 का क्वेश्चन है, एज इट इज सेम, है ना, सेम इज हियर। पीवाईक्यू के फायदे देख रहे हो, पीवाईक्यू के फायदे, है ना, डायरेक्ट उठा करके चिपका दी, इसमें फिगर बना दिया, उसमें फिगर नहीं था, बस और कुछ नहीं, बस इसमें फिगर बना दी, उसमें फिगर नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड on the flat surface of a solid cylinder of the same radius r and same material, the composite body is rotating about the axis, इसके about moment of inertia निकालना है, तो हमको आया था कि m रेडियस ऑफ गायरेशन बात कर रहा है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो आई बाई अंडर रूट ऑफ के इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, तो आई इक्वल टू आया था एम आर स्क्वायर बाई 10 और 8L plus 15 times of R, 8R plus 15 times of L, sorry, 8R plus 15 times of L divided by 3L plus 2R, यही था ना, 3L plus 2R, ठीक है, तो I बाई एम से डिवाइड करते हैं, एम कट गया, अंडर रूट कर दोगे, तो R अंडर रूट ऑफ 1/10 और 8R प्लस 15 टाइम्स ऑफ L डिवाइड बाई 2L प्लस 3R, ये आंसर आ जाएगा, 3L प्लस 2R जो भी है, 3L प्लस 2R, सॉरी 3L प्लस 2 टाइम्स ऑफ R, तो आंसर इसमें भी आ जाएगा बी, आगरा इज द बॉम्बे शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर बात सबको,
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल है अपना, आइए देखते हैं क्या है ये। A circular disc of radius r 10 centimeter is uniformly rolling on a horizontal surface with a velocity of 4 meter per second of the center of mass without slipping. The time taken by the disc to have a speed of point A on equal to the present speed of B. मतलब A का स्पीड जो अभी है, सॉरी B का जो स्पीड अभी है वो A को होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सर? हमको तो पता ही नहीं है, आसान कैसे भाई साहब? डिस्क जब रोटेट करेगा, मान लो कुछ टाइम बाद मतलब कितने टाइम बाद? कुछ टाइम बाद मतलब अभी जो है डिस्क अपने पास यहाँ पे है, अभी डिस्क कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। इसको जो है ऐसे कर ले, ठीक है, ऐसा पॉइंट है यहाँ पे। कुछ टाइम बाद यही पॉइंट जो है यहाँ कहीं थीटा एंगल पे रहेगा, थीटा एंगल पे जाकर के ये एंगल थीटा पे चल रहा होगा। तो उस टाइम पे वेलोसिटी जो है एक तो ओमेगा आर इधर और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इधर होगा, है ना। दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो नेट जो वेलोसिटी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना मेरे भाई, रिजल्टेंट होगा ना। अब तुम बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या वो भी एंगल थीटा होगा? ये चेक करना पड़ेगा अपने को। तो इस पे डाल लो एक पैरेलल लाइन, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, कोई इसमें कोई भी इसमें जो है नौटंकी वाली बात ही नहीं है। ये है ओमेगा इंटू आर, राइट। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे वेलोसिटी बी का वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस r/2 इंटू ओमेगा, r/2 इंटू ओमेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस r/2 पे। प्रेजेंट टाइम पे वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा इंटू आर, ये है वेलोसिटी ऑफ ए। तो ओमेगा आर बराबर है, चूंकि प्योर रोलिंग कर रहा है, सिंस इट इज प्योर रोलिंग, सिंस disk is pure rolling is in pure rolling motion मेरे लाल, रोलिंग मोशन, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठी होनी चाहिए, बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा चिंटू? इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या ये 2 VCM हो जाएगा? इसको हम 2 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा? आर ओमेगा को भी लिख दे, तो v प्लस v/2 हो गया। क्या ये 3v/2 हो गया? क्या ये 3v/2 हो गया चिंटू? क्या ये 3v/2 हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ बी 3v/2 हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए 2 भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुकून दिलाने वाली बात है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ऐसा होना चाहिए सर, हाँ, कि ये भी 3v/2, ये 2 भी हो गया। तो ए को जो है 3v/2 होने में कितना टाइम लगेगा हमसे पूछा गया, यही पूछा गया। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी का इसका रिजल्टेंट आएगा वो 2v के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसको हमने भी लिखा, ये ओमेगा और ये भी v के बराबर है, तो ये भी हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट अगर हम लिखें, v रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v² कॉस थीटा। क्या बात सही नहीं है? v थीटा, तो v 2v² प्लस 2v² कॉस थीटा। तो v रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो अंडर रूट ऑफ 2v² अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा ये बताओ कि तुम बचपन से पढ़ रखे हो कि कॉस ऑफ 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। अब इसको अपन हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू जो है, कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ऑफ
थीटा बाई, हाँ कॉस टू थीटा का वैल्यू। तो अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2 होगा। तो सिमिलरली यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 4v स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू 4v4 का रूट 2, दिस इज 2v कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया चिंटू, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। समझ में आ रहा है बात आपको, समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वी आर 2v कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू होना कितना चाहिए भाई? इसका वैल्यू होना चाहिए 3v/2 के बराबर, 3v/2 के बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर होगा तब रिजल्टेंट आएगा। तो मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप लिख लो कि 2v कॉस ऑफ थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू ये 3v/2 के बराबर होगा। v ने v को चिर दिया तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 दैट शुड इक्वल टू 3/4 के बराबर होगा। तो यहाँ आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से आप थीटा का वैल्यू निकालो। हमारे पास भी एक छोटा सा कैलकुलेटर है, हम भी निकालते हैं, आप भी निकालो। आप भी बताओ कितना आ रहा है, हम भी बताएंगे कितना आ रहा है। कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 का वैल्यू जो है 1.294 रेडियन। ये लगभग कितना आ रहा है? इसका वैल्यू जो आ रहा है कॉस इनवर्स 3/4 का वो आ रहा है अपने पास 0.72। तो थीटा बाई 2 का वैल्यू आ गया 0.72 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू आएगा 1.44 रेडियन। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा शुड इक्वल टू 1.44 रेडियन, है ना। तो अपने को टाइम निकालना है, ओमेगा मालूम है, ओमेगा क्या होता है? v/r भी कितना है 4 और r का वैल्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसको 0.1 मतलब भी ओमेगा अपना 40 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो ओमेगा इंटू टी दैट शुड इक्वल टू ये टाइम आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो थीटा है कितना? थीटा है 1.44 रेडियन, 1.44। तो टाइम का वैल्यू 1.44 डिवाइड बाई 40, ये लगभग 0.36 के आसपास आएगा, 0.036 सेकेंड के आसपास, ठीक है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि अ लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज पाइवोटेड वर्टिकली ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये पाइवोट किया गया, ठीक है। तो जब पूछ रहा है कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो क्या क्या होगा इसमें से, आइए सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है, तो जो इसके पास एनर्जी आएगा सिर्फ रोटेशनल एनर्जी आएगा, तो mg/L/2 वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो mg/L/2 जो है हाफ टाइम्स ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा बेटा। तो m इंटू जी इंटू L/2 दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ आई कितना होगा mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर, है ना। 1/2 कैंसिल हो गया, m ने m को चिर दिया, l ने l को चिर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3g/l। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3g/l, 3g/l, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3g/l आएगा, सही बात है। तो ए ऑप्शन तो सही है ना। बोल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ इट एंगुलर एक्सेलरेशन इज 3g/12। तो भाई जब नीचे यहाँ पे आएगा तो टॉर्क कौन लगा रहा है? mg कितना L/2, है ना। तो ये आई अल्फा के बराबर होगा, आई इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो mg/L/2 जो है mL²/3 इंटू अल्फा के बराबर है। एल ने एल को चिर दिया, m ने m को चिर दिया, तो 3g/2l जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर आएगा।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 3g/12 आएगा, ये भी सही है। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज -3g/4। क्या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का -3g/4 है? आएगा एक्सेलरेशन, तो दो एक्सेलरेशन आएगा अपने पास। एक कौन कौन? नेट एक्सेलरेशन कौन भी चाहे लेकर के आ गए हैं, और नेट एक्सेलरेशन आएगा अपने पास एक, और दूसरा आएगा कौन सा, मतलब सॉरी, एक इस डायरेक्शन का और दूसरा वाई डायरेक्शन का, है ना। नेट फोर्स को हम उसके इक्विवेलेंट लिखेंगे तब जो है ऐसा सोच सकते हैं। चलिए, तो जब सिस्टम यहाँ पे है तो कौन कौन सा, एक तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है NY, mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है ना। तो अगर हम इस y डायरेक्शन का फोर्स लिखें तो mg माइनस ऑफ ny, mg माइनस ऑफ ny दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है y डायरेक्शन का कितना होगा, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है अल्फा इंटू L/2 के बराबर। तो अल्फा कितना है अपना, अल्फा है 3g/12, 3g/12 तो 3 इंटू g/2 इंटू L/2, L ने L को चीर दिया तो 3g/4 डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा, 3g/4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो mg माइनस ऑफ ny दैट इज इक्वल टू m इंटू 3g/4 mg माइनस ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ mg, ये आपका ny के बराबर आ गया। तो 4 ny जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो आएगा mg/4 के बराबर, ny रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स 0 होगा, ny रिएक्शन फोर्स कितना आया 3mg/4। y डायरेक्शन का रिएक्शन फोर्स 3mg/4 है। x डायरेक्शन का कितना आएगा, x डायरेक्शन का कितना आएगा, तो जितना इसके पास वेलोसिटी होगा mv²/r हाँ करके वो इधर आएगा। तो नेट रिएक्शन तो सिर्फ mg/4 नहीं होगा ना, नेट रिएक्शन तो अंडर रूट ऑफ ny का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ nx का स्क्वायर होगा प्लस nx का स्क्वायर के बराबर। पर ये बोल रखा है कि रिएक्शन फोर्स ऑन द पाइवोट इज सिर्फ mg/4, तो ये तो गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज -3g/4। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास -3g/4 होगा? ये y डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन -3g/4 आ रहा है, लेकिन x डायरेक्शन का तो नेट x डायरेक्शन का फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स माइनस कौन सा mv²/L दैट्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आना चाहिए। तो ये जो है आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहां से पाओगे कि क्या मिलेगा आपको जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में सोचोगे। तो भाई जब यहाँ पे है सिस्टम हॉरिजॉन्टल आ गया तो ये फोर्स कितना लगेगा, ω² इंटू L/2 ω² इंटू L/2, ये रिएक्शन फोर्स Rx रिएक्शन फोर्स लगेगा ना। तो जो इधर का Ax की बात करें, Ax रिएक्शन फोर्स m इंटू ω² L/2, तो Ax की बात करें तो Ax का वैल्यू सिर्फ ω² इंटू L/2 आएगा ना इस डायरेक्शन में, है ना। तो ω² का वैल्यू कितना है, जब यहाँ हॉरिजॉन्टल था 3g/L 3g डिवाइडेड बाई L इंटू L/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3g/2। तो x का जो है माइनस ऑफ 3g/2 x डायरेक्शन में। तो नेट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो अगर हम बोलें कि -3g/4 है तो ये तो गलत है ना, x वाला भी तो करना पड़ेगा, ये भी गलत है। हाँ, रिएक्शन फोर्स अगर x का निकालना चाहो तो वो वहां से आप निकाल सकते हो कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां से रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि 3g/3mg/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आप समझ पाए, ज्यादातर बच्चे सी और डी दोनों करके आएंगे क्योंकि रिएक्शन फोर्स दिख रहा है पर नेट रिएक्शन फोर्स नहीं है ना बेटा। सेंटर ऑफ मास का नेट वेलोसिटी ये नहीं है, क्लियर बात, वाई डायरेक्शन का है, सिर्फ वाई डायरेक्शन का है। ओके, अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ इजिएस्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है,
कितने वेलोसिटी से एक्सेलरेट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड मूविंग विथ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, इधर 18 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ से चल रहा है ये, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये जो है सी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम मान लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम निकालना चाहें, और ओमेगा इस तरीके से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर, और वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा आर के बराबर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना आएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा, ये इधर दे रखा है कुछ 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, 6 सेंटीमीटर राइट की तरफ, हाँ, तो ये 6 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ ओमेगा आर, और वेलोसिटी ऑफ ए 18 सेंटीमीटर टुवर्ड राइट, तो 18 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा आर, ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा आर कट गया, ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना हो गया 24/2, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया मेरे भाई, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ मास आ गया। ओके, तो लीनियर स्पीड ऑफ इट्स एक्सिस ही सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, इसका एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा वही सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, तो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये बता रखा है। एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड पूछ रहा है हमसे, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा भाई निकाल लो, एक मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 18 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 12 प्लस ऑफ ओमेगा इंटू आर का वैल्यू 2 है, तो ये 18 माइनस 12 इक्वल टू ओमेगा इंटू 2, तो ये आ गया 6 इक्वल टू 2 ओमेगा, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही है ना। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन 6 आएगा, चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ACM प्लस अल्फा आर, और ये यहाँ इसका ACM माइनस अल्फा आर, दोनों को ऐड करेंगे, इसका वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट, और 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट, तो मैंने उल्टा मान लिया क्या, कोई बात नहीं, नेट इधर आ रहा है, ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा, तो ये -18 के बराबर, ठीक है, और ये आ जाएगा -8 के बराबर, तो ACM माइनस ऑफ अल्फा आर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, सोल्व करो, प्लस आर कट गया, 2 ACM जो है -18 -8 कितना हो गया, ये 18 हुआ 8 आ गया 26 है ना, -26, तो ACM का वैल्यू आ जाएगा -26 डिवाइड बाई 2 मतलब -13 सेंटीमीटर, जिधर हमने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरीके से मूव करेगा। क्लियर बात पर ये 6 दे रखा है, तो ये तो गलत है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स एक्सिस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ACM का वैल्यू वो भी गलत है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जब ये नहीं आ रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना कितना है -30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो अल्फा अगर निकालना चाहें हम, तो यहाँ से ये आ गया अपना -13, ACM आ गया -13 तो -13 प्लस ऑफ अल्फा आर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18, इधर लेकर के आएंगे तो माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो अल्फा इंटू आर का वैल्यू आ जाएगा -5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू दे रहेगा 2 दे रहेगा, तो अल्फा इंटू 2 जो है -5, तो अल्फा का वैल्यू 5/2 2.5 के आसपास है ना, तो वो है नहीं, तो इसलिए आंसर ए और
सी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ करेक्ट आंसर ए और सी आएगा। क्लियर बात, सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक बात कर सकते हैं आप हमसे। चलिए अगला सवाल है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F such that the line of action of F passes through the center C. द करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा अल्टरनेटिव सही होगा इसमें, ये हमसे पूछा गया है। पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर इज F बाई एम, क्या ये सही है? कैसे कैसे सही होगा? नेट फोर्स कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, हमने मान लिया। चलो आज सोल्व करते हैं। एफ इधर फ्रिक्शन फोर्स हमने मान लिया, तो एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। तो दिस इज एफ माइनस स्मॉल ऑफ एफ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। और दोबारा एक ही चीज क्यों लिख रहा हूं मैं भाई, क्या हो गया है, क्या हो गया है? अच्छा एक और क्या इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क। टॉर्क किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। तो एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, आई सी एम ऑफ अल्फा। ठीक है, और एक और ए सी एम जो है अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा को हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, ए सी एम बाई आर। अल्फा को यहाँ से आप लिख सकते हो ए सी एम डिवाइडेड बाई आर। तो एफ इंटू आर का वैल्यू आई सी एम इंटू अल्फा का वैल्यू ए सी एम बाई आर के बराबर। ठीक है, आई अल्फा आ गया, है ना। तो एफ आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई एस आई सी एम, या इसको आई ही लिखते, आई एस सी एम बाई एफ आर स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एफ उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ से एफ उठा करके यहाँ रख दो। एफ माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम ए सी एम। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा बॉस, एफ दैट इज इक्वल टू एम ए सी एम प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, ए सी एम कॉमन ले लें, ए सी एम अगर हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, है ना। और फ्रिक्शन फोर्स हमें चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू आई बाई आर स्क्वायर, अपने पास ए सी एम है तो दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। एम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, है ना। यहाँ एम आ गया। ठीक है, हो गया खत्म काम। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बॉस, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ जाएगा आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क है ना, सॉलिड सिलेंडर है तो उसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एफ अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 1 बाई 2 आ गया ये। ठीक है, एम आर स्क्वायर ने एम आर स्क्वायर को चिट दिया, ये 3 बाई 2 तो आ जाएगा एफ बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, 2 ने 2 को चिर दिया तो एफ का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एफ बाई 3 आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया एफ बाई 3। तो नेट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए सी एम इक्वल टू एफ माइनस एफ बाई 3 2f बाई 3 बाई एम, ये सॉरी 2f बाई 3 एम, ये सेंटर ऑफ मास का 2 टाइम्स ऑफ f डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ m, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिलेंडर एक्ट्स फॉरवर्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिलेंडर tumbler of diameter d has a smooth side and a edge. A thin rod of length L is balanced on edge of the tumbler as shown in the figure. The angle alpha that the rod makes with the horizontal with the
ट्रिक टू वर्क, मतलब ये बैलेंस हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, दो तरीके से रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ और एक इधर से, है ना। इसको मान लिए N1, इसको हम मान लेते हैं N2। अब ये एंगल अगर अल्फा है बेटा, अब ये इसको अगर हम लाइन को एक्सटेंड करें, कौन से लाइन को? ये इस लाइन को एक्सटेंड करें, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वापस से अल्फा हो जाएगा ना। तो ये N1 है तो ये N1 कॉस अल्फा, हाँ या ना, N1 कॉस अल्फा भाई, N1 कॉस अल्फा। अब बताओ N1 कॉस अल्फा, ये N2 और ये N1 साइन अल्फा। तो ये रिएक्शन फोर्स तुम पढ़े होगे बचपन से कि N1 साइन अल्फा जो है N2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि N1 जो है N2 बाई साइन अल्फा के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लें तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क mg का अगर L/2 पे है तो mg इधर लग रहा होगा, तो ये एंगल तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो mg L/2 कॉस अल्फा, mg L/2 कॉस अल्फा टॉर्क आएगा। और N1 का टॉर्क कितना आएगा? ये N1 इंटू ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस पूरा d है, ये डिस्टेंस पूरा d है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये डिस्टेंस हो जाएगा d बाई कॉस अल्फा, d बाई कॉस अल्फा। तो mg इंटू L/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, mg इंटू L/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल टू N1 इंटू d बाई कॉस ऑफ अल्फा के बराबर आएगा। तो N1 का वैल्यू कितना है बेटा? N1 का वैल्यू यहाँ हमने निकाला था कि N1 का वैल्यू N1 अच्छा, N1 कॉस ऑफ अल्फा, क्या ये वेट रड के mg के बराबर होगा? तो N1 का वैल्यू यहाँ से आप बता सकते हो कि mg बाई कॉस ऑफ अल्फा के बराबर होगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना मेरे लाल? तो mg L/2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू N1 को अपन लिख देंगे mg बाई कॉस ऑफ अल्फा इंटू डी बाई कॉस ऑफ अल्फा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, mg ने काट दिया mg को, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस ऑफ क्यू अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d बाई एल। 2 ने इधर चला गया, l इधर आ गया, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2d बाई एल का पावर 1/3 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2d बाई एल का पावर 1/3। तो सही आंसर क्या होगा मेरे लाल? सही आंसर बम्बे हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर बम्बे हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये चिंटूस क्वेश्चन रोटेशन का आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो रोटेशन के क्वेश्चंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। हर एक साल कितने क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं पिछले कई सालों वाला। तो PYQ पूरे तरीके से करके जाओ मेरे भाई, PYQ पूरे तरीके से करके जाओ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है तुमको, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको। मैं यहाँ पे अलविदा लूंगा आपसे, और फिर अगले सेक्शन के साथ अगले चैप्टर में मिलूंगा। अगला चैप्टर होगा अपने पास फ्लूइड, शायद फ्लूइड होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। उसमें धाकड़ तरीके से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और तब तक आप तैयारी करते रहिए। मिलेंगे रिजल्ट के दिन, रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन, NSCP के रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन। ओके, बाय बाय चिंटूस।